नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सत्र केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एक मजबूत वैश्विक जैव सुरक्षा ढांचे का आह्वान किया, बढ़ते जैव आतंकवाद के खतरे की चेतावनी दी। एनपीसीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में यूपीआई लेन-देन में 32% की वृद्धि। इंडोनेशिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 442 हुई और भारत की पुरुष टीम ने सऊदी अरब में होने वाले 2026 AFC अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 19 दिन की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। श्रीमती सीतारामन ने पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 भी पेश किया। उन्होंने मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए मणिपुर वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही दिन में 11 बजे जब शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत सदस्यों अभिनेता धर्मेंद्र, कर्नल सेवानिवृत्त सोनाराम चौधरी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और रवि नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। वहीं राज्यसभा में सवेरे 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुरविंदर सिंह ओबेरॉय, चौधरी मोहम्मद रमजान और सज्जाद अहमद किचलू ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। आज पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले सदन के सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राधाकृष्णन का एक साधारण पृष्ठभूमि से उपराष्ट्रपति पद तक का सफर देश के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही के बावजूद भी आपका यहाँ तक पहुँचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उपसभापति हरिवंश ने भी श्री राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है। सरकार ने बताया है कि वर्ष 2014 से देश में चल रहे 12 फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने बताया कि वर्तमान में देश में 24 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं और केंद्र तथा यूजीसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। श्री मजूमदार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का विषय है। उन्होंने बताया कि कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध डिग्रियां प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस और चेतावनी भी जारी की गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है।
विभिन्न मुद्दों पर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, ये अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए भी। और जो सांसद आता है तैयारी करके, तो उसको विभिन्न विषयों पर बोलने का अवसर मिलेगा। सरकार खुले मन से सभी पर चर्चा कराती है और कराने के लिए तैयार भी है। इसलिए विपक्ष के पास में मैं समझता हूँ ना तो कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर वो हंगामा कर सके और ना ही कोई ऐसा बहाना है जिसमें वो बहिष्कार कर सके। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि विपक्ष पिछले संसद सत्र की तरह इस सत्र को भी एसआईआर मुद्दे पर बाधित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के वास्तविक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि संसद नाटक करने की जगह नहीं है। बिहार में नवगठित विधानसभा का 18वां सत्र आज से शुरू हो गया। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैव सुरक्षा को मजबूत करने और जैविक हथियार सम्मेलन BWC को मजबूत बनाने के लिए तत्काल वैश्विक सुधारों का आह्वान किया है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात नई दिल्ली में जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना विषय पर आयोजित सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति तेजी से मौजूदा वैश्विक साधन ढांचों से आगे निकल रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए जोखिम पैदा हो रहे हैं। बायोटेररिज्म इज अ सीरियस कंसर्न। यह स्पष्ट है कि जैविक खतरा प्राकृतिक है, आकस्मिक है। यह तेजी से बढ़ता है। यह सीमाओं को चुनौती देता है और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और कर भी चुका है। मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली है। कोई भी देश अकेले ऐसे खतरों का सामना नहीं कर सकता है। इसका कोई एक समाधान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही सबसे कारगर उपाय है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत न केवल आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान FDDI के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटवेयर उद्योग वित्त वर्ष 2024-25 में 22 अरब 34 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात के साथ अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटवेयर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट 2,500 मिलियन $US से कुछ अधिक था। हमारे फुटवेयर इंपोर्ट्स लगभग $680 मिलियन के थे। इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व को भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल और क्षमताओं पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की विशाल क्षमता पर प्रकाश डाला है। मुंबई में आयोजित 12वें CII बिग पिक्चर समिट 2025 में उन्होंने कहा कि देश की समृद्ध कहानी कहने की विरासत के बावजूद भारत का वैश्विक मीडिया और मनोरंजन बाजार में मात्र 2% हिस्सा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 1,900 करोड़ लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लेन देन की संख्या में 32% की साल दर साल वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा लेन देन के मूल्य में 22% की वार्षिक वृद्धि भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में SIR के अंतर्गत गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन तेजी से जारी है। प्रदेश के 6 जिलों में यह कार्य 100% पूरा कर लिया गया है, जिनमें अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला और सीहोर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि अब तक 5 करोड़ 33 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जा चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 93% है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने SIR के संशोधित कार्यक्रम भी जारी किए हैं। 11 दिसंबर 2025 तक BLO एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। 16 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा और 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। विपिन कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह पर विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गीता जयंती के अवसर पर गीता स्थली ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया। बाद में मुख्यमंत्री योग गुरु स्वामी रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के साथ केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ में शामिल हुए। केशव पार्क में देश विदेश के 21,000 बच्चों ने एक साथ वैश्विक गीता पाठ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी है, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीमद् भगवद गीता के अवतरण से जुड़ी गीता जयंती पर देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पालन के अमूल्य संदेशों से सुशोभित इस दिव्य ग्रंथ ने भारतीय पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के शिवगंगा में हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। नागालैंड में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव आज कोहिमा के नागा हेरिटेज गांव किसामा में शुरू होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल के 26वें संस्करण के लिए मंच तैयार है। इस बहुप्रतीक्षित उत्सव की आज शाम किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में आधिकारिक शुरुआत होगी। देश और विदेश से लोग फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स में पहुंच रहे हैं। उद्घाटन समारोह किसामा स्थित यूनिटी प्लाजा में शाम को शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नेफियो रियो और पर्यटन मंत्री टेमजिन इमना एलोंग महोत्सव के मेजबान होंगे। इस वर्ष महोत्सव में 6 देश भागीदार शामिल है, जिसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भागीदार राज्य है। अगले 10 दिनों में लोग सभी नागा ट्राइब्स की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकते हैं। कोहिमा से आसुनु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान के कारण आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 442 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि उत्तरी और पश्चिमी सुमात्रा और आचेह प्रांतों में 402 लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। अहमदाबाद में भारत की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम ने ईरान को 2-1 से हराकर एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC अंडर 17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने टीम की ईरान पर शानदार जीत और AFC अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि BSF देश के अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। मौसम विभाग ने पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 85,655 पर और निफ्टी 20 अंक गिरकर 26,183 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सत्र केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ये भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक मजबूत वैश्विक जैव सुरक्षा ढांचे का आह्वान किया, बढ़ते जैव आतंकवाद के खतरे की चेतावनी दी। NPCI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में UPI लेन देन में 32% की वृद्धि। इंडोनेशिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 442 हुई और भारत की पुरुष टीम ने सऊदी अरब में होने वाले 2026 AFC अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।